Hey everyone, hope you guys are doing very well. So इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 4। तो वर्क यूनिट 4 शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज अनपेड सेलर। देखो नाम से क्या पता चल रहा है, नाम है अनपेड सेलर। अनपेड का क्या मतलब होता है? जिसका पूरा का पूरा पैसा पे ना हुआ हो, ऐसा सेलर जिसने बायर को कोई गुड्स बेचे हो और बायर ने उसका फुल प्राइस पे ना किया हो, उसको बोलते हैं अनपेड सेलर। If in a contract of sale, if the seller is under an obligation to deliver the goods and buyer has to pay for it, in case the buyer fails to pay for the goods, in such a case, the seller shall be treated as unpaid seller। अगर कभी ऐसा हुआ कि सेलर ने बायर को गुड्स बेचे और बायर ने बदले में जो कंसिडरेशन देनी थी वो कंसिडरेशन नहीं दी, तो उसको बोलते हैं अनपेड सेलर। उसके बाद हमारा सेलर माना जाएगा अनपेड सेलर। द सेलर ऑफ द गुड्स इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर। कब एक सेलर अनपेड सेलर माना जाएगा? व्हेन the whole price has not been paid or when the bill of exchange is received and the condition on which it was received has not been fulfilled। दो प्रोविजंस हैं जब वो अनपेड सेलर माना जाएगा। पहला, पूरा का पूरा पैसा पे ना हुआ हो, एंड सेकंड, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हुआ हो और बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर जो कंडीशंस थी वो कंडीशन फुलफिल ना हुई हो और अकॉर्डिंगली बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक हमारा डिसऑनर हो गया हो। तो अनपेड राइट ऑफ अनपेड सेलर, अनपेड सेलर के राइट्स क्या होते हैं? राइट्स, तीन राइट्स होते हैं, राइट ऑफ लीन, स्टॉपेज, रीसेल। कि गुड्स के ऊपर वो कब्जा कर सकता है। गुड्स अगर उसने बेच दिए हैं और आगे डिलीवर भी कर दिए हैं तो स्टॉपेज भी अप्लाई कर सकता है और गुड्स वापस लेके रीसेल भी कर सकता है। और अगर अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो उसको विद होल्ड भी करके रख सकता है, वो ओनरशिप सामने वाले को ट्रांसफर ही नहीं करेगा। अब दोबारा से हमको रिपीट करवाता हूं, इसमें अनपेड सेलर के दो कैटेगरीज में राइट होते हैं, अगेंस्ट द गुड्स, अगेंस्ट द बायर। की गुड्स के ऊपर उसके क्या राइट्स हैं, बायर के ऊपर क्या राइट्स हैं। पहले हम पढ़ेंगे अगेंस्ट द गुड्स। अगेंस्ट द गुड्स तीन राइट उसके बनते हैं, पहला लीन, सेकंड स्टॉपेज एंड थर्ड इज रीसेल। ओके, एंड राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ लीन की कंडीशन क्या है? मतलब इन केसेस में वो लीन एक्सरसाइज करेगा। फर्स्ट इज, गुड्स के अंदर कोई भी ऐसी स्टिपुलेशन नहीं थी कि हम उनको उधार में बेचेंगे और उन्होंने उधार को समझ लिया। लेट्स से बायर फेल टू पे द अमाउंट, लेट्स से ए ने बी को गुड्स बेचे विदाउट एन स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट, ऐसी कोई उधार की कोई बात ही नहीं थी, बट बायर ने उसको स्टिपुलेशन मान लिया कि ये तो उधार में है और उसने पे ही नहीं किया। सेकंड, उधार में माल बेचा था बट जितना पीरियड मैंने उधारी का दिया था, जितना पीरियड या जितनी स्टिपुलेशन मैंने क्रेडिट की लगाई थी, वो पीरियड ही एक्सपायर हो गया। एट दैट टाइम हमारे जो गुड्स है उनके ऊपर लीन एक्सरसाइज हो सकता है एंड द बायर बिकम इंसॉल्वेंट। बायर हमारा इंसॉल्वेंट हो गया हो तो एट दैट टाइम लीन एक्सरसाइज कर सकता हूं। इंसॉल्वेंट कौन होता है? ऐसा कोई पर्सन जिसके जो एसेट्स हैं वो लायबिलिटी से कम हो जाए और वो अनेबल टू पे इट्स ड्यूज हो जाए, तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट पर्सन। पार्ट डिलीवरी क्या होता है? जब सेलर ने पार्ट डिलीवरी कर दी हो गुड्स की, पार्ट ऑफ द गुड्स सामने वाले को डिलीवर कर दिए हो, तो जो बचे हुए गुड्स ना, रिमाइंडर जो गुड्स हैं उनके ऊपर वो लीन एक्सरसाइज कर सकता है। बट एक्सप्रेस एग्रीमेंट से वो इसको वेव ऑफ भी कर सकता है। जैसे मान लो हमने एग्रीमेंट में बना लिया कि कोई भी केस हो जाए बट कभी भी हम लीन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो वो हमारा होता है पार्ट डिलीवरी में, चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस हो जाए हम कभी भी लीन एक्सरसाइज नहीं करेंगे। देन टर्मिनेशन ऑफ लीन, लीन टर्मिनेट कब हो जाएगा? व्हेन द सेलर ऑफ द गुड्स loses his right of lien when he deliver the goods to the carrier by lawfully obtain the possession, by waiver, by estoppel। कब लीन टर्मिनेट हो जाएगा? जो हमारा राइट ऑफ लीन है वो खत्म कब हो जाएगा, डिस्पोज ऑफ कब हो जाएगा? या तो मैंने गुड्स कैरियर को डिलीवर कर लिए, एक बात ध्यान रखना, लीन जब तक रहता है जब गुड्स उसके पास होते हैं, गुड्स उससे चले गए तो लीन भी वहां पे एंड हो जाएगा। तो कैरियर को गुड्स चले गए, बायर ने लॉफुली गुड्स ले लिए, माफ कर दिया सेलर ने कि वो कोई लीन एक्सरसाइज नहीं करेगा। या बाय स्टॉपल, बाय स्टॉपल का क्या मतलब होता है कि सेलर ने बायर को ऐसा सिग्निफाइज किया कि वो कभी भी लीन एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो होता है बाय स्टॉपल, सामने वाले को बताना कि वो लीन एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो एट द टाइम लीन राइट हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 3 नंबर में क्वेश्चन आ चुका है पहले, द सेलर विल नॉट लूजेस हिज राइट ऑफ लीन बाय रीजन ओनली दैट ही हैज ऑब्टेन अ डिक्री फॉर द प्राइस। सिर्फ उसको प्राइस के तौर पे डिक्री मिली हुई है, उसको प्राइस नहीं मिला, कोर्ट से उसको ऑर्डर मिला। डिक्री मतलब होता है ऑर्डर, कोर्ट से ऑर्डर मिला है कि आप उसको गुड्स ट्रांसफर कर दो, हम आपको पैसे दिलवा देंगे, तो उसे डिक्री आना सफिशिएंट नहीं है, चाहिए क्या? पैसा, पैसा आना चाहिए। Then second right is right of stoppage in transit, right of stoppage in transit। जब
गुड्स हमारे पार्टेड हो जाए सेलर से, बट अभी तक बायर को रिसीव ना हो, मतलब यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे हमारा बायर है, गुड्स अभी रास्ते में है। देखो जब इसके पास थे तो राइट ऑफ लीन, जब यहाँ पे हो तो राइट ऑफ स्टॉपेज। ओके, और कुछ कंडीशंस हैं जब वो मतलब स्टॉपेज अप्लाई कर सकता है, जैसे अनपेड होना चाहिए और बायर मैंडेटरली इंसॉल्वेंट होना चाहिए, ओनली एट द टाइम वो स्टॉपेज अप्लाई कर सकते हैं। देन ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट का मतलब ये है कि जो ट्रांजिट पीरियड है वो कब से शुरू होगा और कब एंड हो जाएगा। Goods are deemed to be in case goods are deemed to be in course of transit from the time when they deliver to the carrier until the buyer take the delivery of them। जब हमने गुड्स को ट्रांजिट में डाला और जब तक बायर उसकी डिलीवरी ना ले ले, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वो क्या माना जाएगा, ट्रांजिट माना जाएगा। If the goods are rejected by the buyer and will held with the carrier in the possession of them, the transit will not be end। अब क्या हुआ, बायर के पास गुड्स गए बट बायर ने गुड्स लेने से इनकार कर दिया तो उसके भी ट्रांजिट एंड नहीं माना जाएगा। गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ शिप चार्टेड बाय द बायर, मतलब मैंने ऐसे शिप में ऐसे ट्रांसपोर्टेशन में माल डाला है जो बायर की ही है तो वो बायर का एजेंट ही माना जाएगा और वहां पे हमारा ट्रांजिट एंड हो जाएगा। व्हेन पार्ट डिलीवरी हैज बीन मेड टू द बायर, रिमाइंडर गुड्स मे बी स्टॉप्ड इन ट्रांजिट। ऑब्वियसली बात है, लेट्स से 1000 यूनिट मैंने डिलीवर करने थे, 500 यूनिट्स मैंने डिलीवर कर दिए हैं, जो 500 यूनिट्स बचे हुए हैं जो रास्ते में हैं अभी, उनको मैं स्टॉपेज अप्लाई कर सकता हूँ। तो और नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज इफेक्टिव। जो स्टॉपेज इन ट्रांजिट है वो इफेक्टिव कब होगा, मतलब किस तरह से, आप इसमें लिख लेना, किस तरह से ट्रांजिट अप्लाई हो सकता है, या तो एक्चुअल पोजेशन लेके या फिर सामने वाले को नोटिस देके, तो वहां पे हमारा ट्रांजिट एंड हो सकता है। बट नोटिस भी देना है तो रीजनेबल टाइम में देना है ताकि कैरियर के पास भी सफिशिएंट टाइम हो कि वो डिलीवरी रोक सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुड्स बायर के दरवाजे पे ही खड़े हैं और वो कह रहा है कि जो गुड्स है वो डिलीवर मत करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जो रीडिलीवरी है वो किसके डायरेक्शन पे होना चाहिए, हमेशा सेलर की डायरेक्शन पे होना, कि मतलब जैसा सेलर बोलेगा वैसे ही गुड्स को रीडिलीवर किया जाएगा। ये चीज आप ध्यान में रखना। कंडीशन एज टू राइट ऑफ स्टॉपेज, मतलब स्टॉपेज कब अप्लाई करना है मुझे, जब सेलर अनपेड हो, पार्टेड हो, गुड्स रास्ते में हो और बायर हमारे इंसॉल्वेंट हो जाए। देन व्हेन डज ट्रांजिट्स कम टू एन एंड, अनदर थिंग्स है कि कौन से ऐसे अदर केसेस हैं जहां पे हमारा ट्रांजिट एंड हो जाएगा। फर्स्ट, कैरियर एक्नॉलेज टू बायर दैट ही होल्ड द गुड्स एज सून एज गुड्स आर लोडेड ऑन द शिप। एक बात बताओ, अब सेलर ने शिप में गुड्स लोड कर दिए, अब शिप ने या जो कैरियर था या फिर ड्राइवर था उसने बायर को बोल दिया कि आपके गुड्स हमने होल्ड कर रखे हैं ऑन योर बिहाफ। ऐसी बातें तो एजेंट बोलता है तो वो ये मान लिया जाएगा उस टाइम पे कि वो बायर का एजेंट है और स्टॉपेज वहां पे एंड हो जाएगा। व्हेन द बायर एक्वायर्ड द गुड्स बिफोर अराइवल ऑफ डेस्टिनेशन, की गुड्स आने से पहले बायर ही रास्ते में आकर गुड्स उसने वहां से ले लिए, तो इस केस में भी जो हमारा स्टॉपेज है वो लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन लीन एंड स्टॉपेज, बहुत अच्छा पॉइंट है ये और याद करके जाना इसको। लीन का मतलब क्या होता है, रिटेन करना, और स्टॉपेज का मतलब क्या होता है, रीगेन करना। ओके, लीन में गुड्स का पोजीशन सेलर के पास होता है, बट स्टॉपेज के केस में सेलर गुड्स से पार्टेड हो जाता है। लीन एक्सरसाइज हो सकता है चाहे बायर इंसॉल्वेंट हो चाहे बायर इंसॉल्वेंट ना हो, बट स्टॉपेज तो जब ही अप्लाई होगा जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाएगा। स्टॉपेज शुरू कब होगा, जब लीन एंड हो जाएगा, और लीन स्टार्ट कब होगा, जब तक स्टॉपेज, देखो लीन स्टार्ट कब होगा, जब अनपेड हो जाएगा। लीन एंड कब हो जाएगा, जब स्टॉपेज स्टार्ट होगा। स्टॉपेज एंड कब हो जाएगा, जब बायर उसकी लॉफुली डिलीवरी ऑब्टेन कर लेगा। राइट ऑफ लीन कम्स टू एन एंड व्हेन द गुड्स आर पार्टेड, और लीन वहीं पे खत्म हो जाएगा अगर गुड्स हमने पार्टेड कर दिए हैं तो। ये चीज आप याद रखना। देन इफेक्ट ऑफ सबसेल एंड प्लेज बाय बायर। एक बात बताओ, मैंने गुड्स बायर को भेजे, अब बायर ने आगे वो सेल कर दिया मेरे से बिना पूछे, तो क्या मेरे राइट ऑफ लीन, मेरे राइट ऑफ स्टॉपेज पर कोई इफेक्ट पड़ना चाहिए? यार कल को बायर तो पता नहीं क्या करेगा, तो इसीलिए इसमें स्टॉपेज और लीन कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। पर पॉइंट यहाँ पे ये है, अगर मान लो सेलर ने ही बायर को बोला हो कि आप आगे सेल कर दो और वहां से जो पैसे आएंगे वो आप मुझे दे देना, तो वहां पे ये इसने इनडायरेक्टली एसेंट दी है कि आप फर्दर सेल कर सकते हो, सब सेल कर सकते हो, तो वहां पे ये लीन और स्टॉपेज दोनों एंड हो जाएंगे। द लीन एंड स्टॉपेज राइट विल नॉट अफेक्टेड बाय द सेलिंग और प्लेजिंग द गुड्स टू थर्ड पार्टी।
बट विल गेट अफेक्टेड इफ द सेलर असेंटेड टू इट। अगर सेलर ने कंसेंट दी हो तो अफेक्ट हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। एक्सेप्शन व्हेन राइट ऑफ सेल आर डिफीटेड। कब राइट ऑफ सेल डिफीट हो जाएगा? जब सेलर ने एसेंट दी हो या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल डिलीवर किया हो, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल से उसने गुड्स को रिसीव कर लिया हो। और अगर ट्रांसफर सेल का है तो डिफीट हो जाएगा, अगर प्लेज का है तो डिफीट नहीं होगा। पर प्लेजी के राइट को देखते हुए वो अपने राइट को एक्सरसाइज करेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो क्या बोला मैंने भी, कब डिफीट हो जाएगा? अगर सेलर ने एसेंट दी हो या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दिया हो सामने वाले पर्सन को कि आप ये रिसीट दिखा के गुड्स ले लेना, तो वहां पे भी स्टॉपेज और लीन डिफीट हो जाएगा। अभी समझो आपको एक चीज बतानी है कि ना बायर ने सबसेल नहीं किया उसे, बायर ने उसको प्लेज कर दिया। तो प्लेज करने के केस में वो लीन एक्सरसाइज कर सकता है, बट जो प्लेजी का राइट है ना उसको भी इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। द राइट ऑफ रीसेल, ये बहुत ही प्यारा पॉइंट है और प्लीज इसको अच्छे से करके जाना। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, राइट ऑफ रीसेल। अब एक चीज बताओ, मैंने लीन एक्सरसाइज कर लिया या मैंने स्टॉपेज एक्सरसाइज कर लिया, राइट। अब गुड्स को मैंने अपने कब्जे में ले लिया वापस, गॉट इट। क्या करूं बताओ, इसको अपने पास रखे रखूं या सेल कर दूं? डेफिनेटली से बात है ना कि मुझे उसको सेल करना पड़ेगा। अगर पेरिशेबल के नेचर के हैं तो सेल भी कर सकता हूं और बताने की भी जरूरत नहीं है। ये ना देखो एथिकल होता है कि ना अगर मैं किसी के गुड्स सेल कर रहा हूं ना तो मुझे पहले उसको बताना पड़ेगा कि आपके गुड्स में सेल कर रहा हूं, तो चाहे पेरिशेबल नेचर के हो पर बताने की जरूरत नहीं है। बट अगर नॉन पेरिशेबल नेचर के हैं तो बताना जरूर पड़ेगा। नहीं बताया तो होगा क्या? अगर नोटिस नहीं दिया बेचने का तो जो लॉस है वो सेलर बियर करेगा और प्रॉफिट भी बायर को देना पड़ेगा। कितना एडवर्स कंसिक्वेंसेस है देखो। नहीं बताया तो जो सेलर के गुड्स 100 रुपए के थे वो 120 में बिके, तो 20 रुपए किसको देना पड़ेगा? बायर को। बट 100 रुपए के गुड्स 80 में बिके तो 20 रुपए किसको देने पड़ेंगे? कौन बियर करेगा 20 रुपए? सेलर ही बियर करेगा, क्योंकि उसने कोई भी इंटीमेशन नहीं दिया। और नोटिस दे दिया तो लॉस भी रिकवर कर सकते हैं और रिटेन भी कर सकते हैं, मतलब प्रॉफिट भी रिटेन कर सकते हैं इन शॉर्ट। और सब्सिक्वेंट बायर को वैलिड टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा, एक चीज आप ध्यान में रखना। ओके, अब आते हैं राइट अगेंस्ट द बायर। बहुत ही प्यारा पॉइंट है ये भी। क्या बात है, राइट अगेंस्ट गुड्स हमारे पूरे हो गए, स्टॉपेज, लीन और रीसेल। अब आता है बायर के ऊपर क्या राइट्स हैं। सूट फॉर प्राइस, अगर उसने प्राइस पे नहीं किया है तो प्राइस रिकवर करने के लिए सूट फाइल कर सकता हूँ। सूट फॉर डैमेजेस, डैमेजेस रिकवर करने के लिए भी सूट फाइल कर सकता हूँ। रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट भी कर सकता हूँ। एंड सूट फॉर इंटरेस्ट, अगर मान लो पैसा नहीं दिया और 6 महीने चले गए तो यार पैसा मिलता तो मैं उसको कहीं ब्याज पे चढ़ाता, इंटरेस्ट पे देता, और उसने पैसे नहीं दिए तो मैं इंटरेस्ट पे भी नहीं दे पाया, तो जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो भी मैं सामने वाले से रिकवर कर सकता हूँ। प्राइस, डैमेजेस, रेपुडिएट। इंटरेस्ट रेट कितना, अगर फिक्स है तो फिक्स, अगर फिक्स नहीं है तो रीजनेबल एज अ कोर्ट में डीम्ड फिट, ऐसा। रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर, देखो ये सारे जो राइट्स पड़े थे ना वो ये थे कि सेलर के क्या राइट्स होंगे। वहां पे दुखी आत्मा कौन था? सेलर। यहाँ पे एग्रीड पर्सन कौन है? बायर। कि बायर के क्या राइट्स होंगे? फर्स्ट इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अगर सेलर ने टाइम पे गुड्स डिलीवर नहीं किए तो बायर कह सकता है भाई मेरे को नहीं चाहिए पैसे, मेरे को तो वो गुड्स चाहिए जिसको देने का वादा आपने मुझसे किया था, दैट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सूट फॉर इंटरेस्ट, ब्याज के लिए भी शू कर सकता है। कैसे? अब बायर ने एडवांस पेमेंट की थी और एडवांस पेमेंट किया था और सेलर ने गुड्स टाइम पे नहीं दिए तो पैसा तो वापस लेगा ही लेगा, उसके साथ साथ ब्याज भी लेगा। और ब्याज कितना? एज में डीम्ड फिट, कोर्ट जो बताएगा वो या एग्रीमेंट में लिखा हुआ है वो माना जाएगा। सूट फॉर ब्रेच ऑफ वारंटी, कोई गुड्स ऐसे थे जो डिलीवर किए थे और जो रीजनेबल कंडीशन थी वो पूरी होनी चाहिए थी और वो रीजनेबल कंडीशन भी उसके साथ पूरी नहीं हुई, तो जो भी डैमेजेस वगैरह हुए हैं बायर के वो वारंटी के तौर पे शूट कर सकता है, वारंटी के लिए डैमेजेस लेने के लिए शू कर सकता है। नॉन डिलीवरी, डिलीवरी नहीं करी तो डैमेजेस जो भी हुए हैं वो क्लेम कर सकता है। शूट फॉर एंटीसिपेटरी ब्रेच, अगर सेलर ने टाइम आने से पहले, ड्यू डेट आने से पहले ब्रेच कर दिया तो जो भी नुकसान बायर का हुआ है वो उसको रिकवर कर सकता है। ओके, या आप रीड कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता देता हूँ कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बायर कब शू कर सकता है सेलर को? जब गुड्स हमारे स्पेसिफिक नेचर के हो, स्पेशल नेचर के हो और डैमेजेस, पैसा, एडिक्वेट रेमेडी ना हो। और ये सारे जो रिलीफ हम मिलेंगे कैसे? एज पर रिलीफ एक्ट 1963।
ओके, ब्रेच ऑफ वारंटी आ गया अपना, रेपुटेशन आ गया, शूट फॉर इंटरेस्ट आ गया, ये सब। तो सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज दैट इज ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल क्या होता है? सेलिंग ऑफ द गुड्स बाय इन्वाइटिंग द बिड्स, मतलब बोलियां मंगवा के या फिर बोलियां लगा के अपने गुड्स को बेचना, बोलियां लगा के अपने गुड्स को बेचना, उसको बोलते हैं ऑक्शन सेल। अब ऑक्शनर क्या होता है? ऐसा एजेंट जो पब्लिकली बिड्स इनवाइट करता है उसको बोलते हैं हम ऑक्शनर। और एजेंट अपनी प्रॉपर्टी भी बेच सकता है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी, मतलब सेलर के 10 गुड्स बेच रहे हैं, एजेंट बोलता है यार मेरे गुड्स भी बिकवा दो साथ में, हाँ वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लीगल रूल्स क्या होता है ऑक्शन सेल की? फर्स्ट, वेयर द गुड्स आर सोल्ड इन लोट्स, अगर लोट्स में बेचे गए मतलब बहुत सारे गुड्स हैं, तो क्या इनका एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा या सबका सेपरेट माना जाएगा? बताओ, सबका सेपरेट माना जाएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड, कंप्लीशन। कंप्लीशन कब होगा? बाय फॉल ऑफ हैमर, बाय फॉल ऑफ हैमर प्लस व्हेन द हैमर बैक टू हिज ओरिजिनल पोजीशन, जब हैमर फॉल होगा टेबल पे उस टाइम पे कंप्लीट होगा, और हैमर जब ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा उस टाइम पे कंप्लीट माना जाएगा। राइट टू बिड में भी रिजर्व। अब ये बताओ, क्या सेलर के पास कभी ऐसा रेट होता हो कि वो भी बिड लगा सके? सर ऐसे कैसे बात कर रहे हो? बिड लगाने का अधिकार तो बिडर्स का होता है ना, जो बायर्स होते हैं, पर बाय सेलर भी लगा सकता है, बट एक्सप्रेसली सबसे पहले उसको बताना पड़ेगा, उसके बाद ही वो लगा सकता है। फिर बिड लगाने के लिए वो एक पर्सन को भी अपॉइंट कर सकता है जिसको हम बोलेंगे बफर। ओके, वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय द सेलर, जब सेल नोटिफाइड ना करी गई हो तो हमारे ये फ्रॉडलेंट एक्शन माना जाएगा, मतलब उसने खुद के बंदे बिठा दिए कि बोलियां बढ़वाना ताकि लोग उत्साहित हो जाएं और ज्यादा से ज्यादा बिड लगाए, तो वो फ्रॉडलेंट माना जाएगा, और उसको प्रिटेंडेड बिडिंग भी बोलते हैं हम, कि बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो बिडिंग है वो हमारी अवॉइडेबल हो जाएगी। देन पॉइंट इज रिजर्व प्राइस। रिजर्व प्राइस क्या होता है? अपसेट प्राइस, जहां से हमारी बोलियां स्टार्ट होनी शुरू होगी उसको बोलते हैं रिजर्व प्राइस। ये चीज ध्यान रखना आप। ओके, और ऑक्शन सेल का जब भी आएगा तो आपको 5 पॉइंट्स मेंशन करके आने पड़ेंगे। Then our last topic is inclusion of increase or decrease taxes in the contract of sale. Let's study where after contract of sale, but before its execution, revision in the rate of taxes has been taken place, then the buyer need to pay the taxes as revised. मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने के बाद बट एग्जीक्यूट होने से पहले कोई टैक्स रेट में रिवीजन हो गया तो बायर को रिवीजन वाले पे करने पड़ेंगे। ओके, अगर बढ़ गया तो ज्यादा, कम हो गया तो कम, पर इसको हम कॉन्ट्रैक्ट से एक्सक्लूड कर सकते हैं, मतलब दिस प्रोविजन कैन बी एक्सक्लूडेड बाय वे ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट, कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट से एक्सक्लूड करना चाह रहे तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं। तो ये थी अपनी यूनिट नंबर 4, दैट इज अनपेड सेलर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।